हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हमारा यह जियोग्राफी का चौथा लेक्चर है। आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन यदि आपके सिलेबस का पार्ट लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। और हमने यह चौथे पार्ट में सरल से कठिन की ओर जाने का प्रयास किया है, यानी कि एक साइकोलॉजी प्रिंसिपल है जिसका नाम है सरल से कठिन की ओर। तो यहाँ हम पहले सिंपल से क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और बाद में आगे बढ़ते हुए हार्ड क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। और सभी एग्जामिनेशन के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा और बाद में आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा और आपको गैस करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जियोग्राफी का वीडियो। तो सबसे पहले तो इस ग्लोब को देखिए। मैंने कई बार इस ग्लोब को आपकी स्क्रीन पर रखा है। इसमें सबसे पहले विषुवत वृत्त है। विषुवत वृत्त किसे बोलते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त बोलते हैं। और उत्तरी ध्रुव किसे बोलते हैं? 90 डिग्री उत्तर को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। 90 डिग्री उत्तर को उत्तर ध्रुव। और दक्षिण ध्रुव किसे बोलते हैं? 90 डिग्री दक्षिण को दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। और यहाँ विषुवत वृत्त रेखा से 90 डिग्री यदि मैंने यह लंबवत रेखा खींची तो यह 90 डिग्री का जो एंगल बनता है तो यहाँ पर है दक्षिण ध्रुव। और इसी तरह 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का यह एंगल और यहाँ बनता है उत्तर ध्रुव। आगे बात करें तो कर्क रेखा कहाँ पर है? तो यहाँ 0 डिग्री विषुवत वृत्त और यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर यह जो 23.5 डिग्री का जो एंगल बनता है, इनको जोड़ने वाली यह रेखा इसे बोलते हैं कर्क रेखा। और इसी तरह मकर रेखा किसे बोलते हैं? तो यह है दक्षिणी गोलार्ध। यह हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहां से 23.5 डिग्री दक्षिण में और यहां से भी 23.5 डिग्री दक्षिण में, और यहां दोनों को जोड़ने वाली यह रेखा इसे बोलते हैं मकर रेखा। आगे बात करें तो उत्तर ध्रुव वृत्त किसे बोलते हैं? विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में जो यहां पर एंगल बनेगा, इसको जोड़ दिया जाए तो बनेगा उत्तर ध्रुव वृत्त। कहां पर? तो ये देखिए 66.5 डिग्री यहां पर है विषुवत वृत्त। यहां से 66.5 डिग्री का एंगल और यहां से भी 66.5 डिग्री का एंगल, दोनों को जोड़ने वाली जो यह रेखा मैंने खींची इसे बोलते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त। ओके। और इसी तरह दक्षिण ध्रुव वृत्त किसे बोलते हैं? विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में, तो यहां पर 66.5 डिग्री दक्षिण में इनको जोड़ने वाली यह रेखा इसे बोलते हैं दक्षिण ध्रुव वृत्त। ओके। और कर्क रेखा पर वर्ष में एक बार सूर्य दोपहर में सिर के ऊपर होता है। तो यहां मान लीजिए कि यहां पर है हमारा सूर्य और सूर्य का यहां लंबवत किरणें गिरती है। तो यहां जो यह उष्ण कटिबंध है वहां पर धूप ज्यादा होती है, और यहां पर दोस्तों जो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है और यह दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, यहां पर तेज धूप नहीं गिरती है, यानी कि न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्मी, और यहां पर बिल्कुल तिरछी सूर्य की किरणें गिरती है। तो उत्तरी शीत कटिबंध पर ज्यादा ठंड और इसी तरह दक्षिणी शीत कटिबंध पर भी ज्यादा ठंड होगी। तो कर्क रेखा पर वर्ष में एक बार सूर्य दोपहर में सिर के ऊपर होता है और मकर रेखा पर भी सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर
सूर्य वर्ष में कितनी बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है? तो मैंने आपको हाल ही में समझाया कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर, तो यहां पर है कर्क रेखा, इंग्लिश में बोले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यह है मकर रेखा, इंग्लिश में बोले तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों में साल में एक बार सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, यानी कि सबसे ज्यादा गर्मी इसी एरिया में पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कितनी बार? एक बार होगा सिर के ऊपर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बात करें सबसे अधिक ऊष्मा कहां पर होगी, तो मैंने आपको हाल ही में समझाया कि यह है कर्क रेखा और यह है मकर रेखा, दोनों के बीच का जो यह एरिया है यहां पर सूर्य की तेज धूप होगी, यानी कि सबसे अधिक ऊष्मा इसी एरिया में होगी। कहां पर? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो यह उष्ण कटिबंध है वहां पर सबसे अधिक ऊष्मा होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्न में से किस कटिबंध में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है? तो मैंने आपको हाल ही में बताया कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो यह एरिया है इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध पर सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध। आगे बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता चल जाएगा, निम्न में से किस क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है? तो मैंने आपको हाल ही में समझाया कि उष्ण कटिबंध का तापमान पूरे साल में सबसे अधिक रहता है। कहां पर? यह उष्ण कटिबंध में पूरे साल में तापमान अधिक रहता है। और यहां पर है शीतोष्ण कटिबंध, यहां मैं कलर कोड चेंज कर देता हूं, तो यह जो ग्रीन कलर का इलाका है तो यह सभी एरिया है शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि यहां पर तापमान मध्यम रहता है। यह है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और इसी तरफ यहां पर यह है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त का जो बीच का क्षेत्र है इसे बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच का जो यह क्षेत्र है इसे बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। पूरे साल में यहाँ पर जो तापमान है वो मध्यम रहता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया कि हमें पूछा गया है कि निम्न में से किस क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है? कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच तापमान मध्यम रहता है और मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच भी तापमान मध्यम रहता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्न में से किस क्षेत्र में ठंड बहुत होती है? बहुत ही सिंपल सा, और आप लॉजिक लगाएंगे तो भी आंसर पता चल जाएगा। कि मान लीजिए कि यहां पर है हमारा सूर्य, तो सूर्य की सीधी किरणें यहां गिरती है, यहां कुछ क्रॉस में गिरती है और यहां बिल्कुल क्रॉस में, यानी कि यहां पर सूर्य की जो धूप होती है वो तेज नहीं होती है। यहां मैं कलर कोड चेंज करके आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर सूर्य की जो किरणें हैं, यानी कि सूर्य की जो धूप है वो तेज नहीं होती है। इसे बोलते हैं उत्तरी शीत कटिबंध और इसे बोलते हैं दक्षिणी शीत कटिबंध, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि निम्न में से किस क्षेत्र में ठंड बहुत होती है? तो उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच, यानी कि यह है उत्तरी ध्रुव वृत्त और यह है उत्तरी ध्रुव, तो यह बीच वाला जो क्षेत्र है यहां पर सबसे ज्यादा ठंड होती है। इसी तरह दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच, यह है दक्षिणी ध्रुव वृत्त और यह है दक्षिणी ध्रुव, तो यह जो एरिया है यहां पर भी ज्यादा ठंड होगी। और कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच, यानी कि कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्मी, यानी कि यहां मध्यम तापमान होता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हमारे ग्लोब पर ऐसे स्थान है जहां पर बहुत ठंड होती है। अगला क्वेश्चन, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए किसकी जानकारी आवश्यक है? हमारे पृथ्वी पर किसी भी स्थान को बताने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक है
लेटिट्यूड और दूसरा है लॉन्गिट्यूड, यानी कि यहां पर लेटिट्यूड और यहां पर लॉन्गिट्यूड। मान लीजिए कि यहां पर कोई शहर है, तो यह शहर का पता लगाने के लिए हमारे पास लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ही हमें किसी स्थान का अच्छी तरह पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सरल हो गया। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए किसकी जानकारी आवश्यक है? अक्षांश की भी, यानी कि लेटिट्यूड की भी, और देशांतरीय याम्योत्तर की, यानी कि लॉन्गिट्यूड की। यानी कि हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों की माहिती आवश्यक है, जानकारी आवश्यक है। ओके, चलिए यहां रिक्त स्थान में क्या आंसर आएगा? ब्रिटिश राजकीय वेधशाला कहां स्थित है? कल ही मैंने आपको बताया था ब्रिटिश राजकीय वेधशाला कहां स्थित है। यह है ग्रीनिच, इंग्लैंड में। कहां पर? ग्रीनिच, इंग्लैंड में ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल सिंपल है। कहां से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू होती है? तो यहां पर है 0 डिग्री याम्योत्तर, जिसे हम प्रमुख याम्योत्तर भी कहते हैं। और 0 डिग्री याम्योत्तर के ऑपोजिट में 180 डिग्री याम्योत्तर है। तो इसी तरह 0 डिग्री और 180 डिग्री हमारी पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करती है। और यह 0 डिग्री देशांतर कहां से गुजरती है? ग्रीनिच से गुजरती है। कहां से? ग्रीनिच से। तो आंसर आएगा ग्रीनिच। कहां से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू होती है? ग्रीनिच से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की गिनती शुरू होती है। और 0 डिग्री देशांतर यानी कि 0 डिग्री याम्योत्तर को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख याम्योत्तर भी कहते हैं। चलिए यह रिक्त स्थान में क्या आएगा कि किन किन को मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है? कौन? तो मैंने आपको हाल ही में बताया कि 0 डिग्री देशांतर और इसके ऑपोजिट में 180 डिग्री देशांतर दोनों मिलकर हमारी पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। तो यहां इस ग्लोब को देखिए, यह है 0 डिग्री देशांतर यानी कि प्रमुख याम्योत्तर, जिसके ऑपोजिट में 180 डिग्री। तो यहां दोनों को मिला दिया जाए तो यह हो गया पूर्वी गोलार्ध और इस तरफ का भाग हो गया पश्चिमी गोलार्ध। आगे बात करते हैं 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, यह हमें पता होना चाहिए। यह है ग्लोब और यह है 180 डिग्री पूर्व याम्योत्तर या फिर कहे 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर। यह एक ही रेखा है जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होगा? तो हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो हमारा जो पूरब का इलाका है वो सबसे पहले सूर्य के सामने आएगा। तो हमारा पूर्वी राज्य कौन सा है? यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, जहां सबसे पहले सूर्योदय होगा। और सबसे लास्ट में सूर्यास्त यानी कि सनसेट कहां पर होगा? सनसेट होगा गुजरात में। गुजरात में कहां पर? द्वारिका में। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होगा? भारत में सबसे पहले सूर्योदय होगा अरुणाचल प्रदेश में, और इसीलिए तो नाम रखा गया है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सबसे पहले अरुणोदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। और भारत में किसको मानक याम्योत्तर माना गया है? भारत में किसको मानक याम्योत्तर माना गया है? यहाँ इस भारत के मैप को देखिए, यहाँ पर है 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश। क्या? 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश को भारत में प्रमुख याम्योत्तर माना गया है, यानी कि हमारा सही आंसर आएगा 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो दोस्तों पहले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो गेंद की तरह बिल्कुल राउंड शेप में नहीं है। यहाँ पर ऊपर
और नीचे यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ी चपटी है। क्या है? थोड़ी चपटी है। और यहां पर पूरी तरह राउंड शेप में है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी का आकार है वो बिल्कुल गेंद की तरह गोल नहीं है बल्कि ऑरेंज की तरह है। ओके, तो पृथ्वी का सही आकार क्या है? उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यहां पर देख सकते हैं हमारी पृथ्वी का आकार कुछ इस तरह का है। और कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? बहुत ही सिंपल सी बात है, मैंने कई बार बता दी कि कर्क रेखा का मान क्या है। कर्क रेखा का मान है 23.5 डिग्री उत्तर। क्या? 23.5 डिग्री उत्तर। तो कर्क रेखा का मान हो गया 23.5 डिग्री उत्तर। ओके, चलिए यहां रिक्त स्थान पर क्या आएगा? प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? प्रमुख याम्योत्तर यहां पर है, यह प्रमुख याम्योत्तर जिसका मान क्या है? 0 डिग्री देशांतर, इसे बोलते हैं प्रमुख याम्योत्तर। अगला क्वेश्चन, शीत कटिबंध को किसके नजदीक पाया जाता है? शीत कटिबंध को किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुवों के नजदीक, विषुवत वृत्त के नजदीक या कर्क रेखा के नजदीक? तो शीत कटिबंध कहां पर है? यह है शीत कटिबंध, यह है शीत कटिबंध। इसी तरह पर यहां पर भी होगा दक्षिणी शीत कटिबंध, यह है उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध। किसके नजदीक होगा? उत्तर ध्रुव यानी कि ध्रुव के नजदीक होंगे यह शीत कटिबंध। तो हमारा आंसर क्लियर हो गया। किसके नजदीक होंगे शीत कटिबंध? ध्रुवों के नजदीक होंगे। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थिति क्या है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त की स्थिति क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहां पर है? यह है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। इसकी स्थिति क्या है? तो यहां पर है विषुवत वृत्त, जिसके 66.5 डिग्री पर यह बन गया दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा आंसर आएगा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। ओके, चलिए अब थोड़े हार्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? यहां दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा और बाद में यहां जो 4 कूट दिए हैं इनमें से सही ऑप्शन क्या है वो पता लगाना होगा। खासतौर पर क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। तो मैंने आपको हाल ही में समझाया कि यह है हमारा ग्लोब और यहां पर है 0 डिग्री देशांतर यानी कि प्रमुख याम्योत्तर, जिसके ऑपोजिट में आ जाएगा 180 डिग्री याम्योत्तर, जो हमारे पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। मैंने आपको कुछ स्लाइड पहले ही बताया था कि 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर यहां पर स्थित है। ओके, ऑपोजिट साइड में। तो दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पु तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। और 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। तो यहां इस मैप को देखिए कि यहां पर दोस्तों है 0 डिग्री देशांतर और इसके ऑपोजिट में यहां पर है 180 डिग्री देशांतर, यहां पर है 180 डिग्री देशांतर। ओके, तो यहां दोनों के बीच की जो दूरी है वो 180 डिग्री हो गए। तो 0 डिग्री के ऑपोजिट में 180 डिग्री, जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए।
यहाँ एक कथन है और दूसरा कारण है। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। तो यहाँ इस ग्लोब को देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर है ग्रीनविच रेखा, क्या यहाँ पर है ग्रीनविच रेखा, और ग्रीनविच रेखा के पूर्व का जो हिस्सा है तो यहाँ पर हमारा जैसा कि भारत है, तो ग्रीनविच रेखा से हमारा भारत तकरीबन 5.5 घंटे आगे चलता है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो पूर्वी हिस्से में स्थित है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में, और यहाँ पश्चिमी गोलार्ध में समय पीछे चलता होगा। और यहाँ हमें कहा गया है कि ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। बिल्कुल सही बात, जैसा कि भारत 5.5 घंटे आगे है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। और कारण क्या बताया गया है? पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। यहाँ कुछ गलत है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने काल्पनिक अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बल्कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो यह जो कारण है वो गलत है। तो हमारा आंसर बन जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है एवं आर गलत है। तो सही आंसर क्या बन गया? ए सही एवं आर गलत है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे हो गया। ओके, समझ में आ गया? वीडियो वाकई में आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आपके दोस्तों के साथ आप टेलीफोनिक बात करते हैं तो उनको बताइएगा कि हमारे GK 2020 यूट्यूब चैनल ने एक NCERT वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, अगला क्वेश्चन। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 0 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो कल ही मैंने आपको बताया था, आपने कल का वीडियो देख लिया है। 1 डिग्री घूमने में हमारे पृथ्वी को कितना वक्त लगता है? 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को वक्त लगता है 60 मिनट। कितना? 60 मिनट बोले तो 1 घंटे। 1 घंटे में हमारी पृथ्वी कितना घूम लेती है? 15 डिग्री घूम लेती है, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। क्या? 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का वक्त लगता है। 4 मिनट में 1 डिग्री, इसी तरह 4 मिनट में 1 डिग्री, 60 मिनट में कितना घूम लेगी? 15 डिग्री घूम लेगी। तो सही आंसर है 4 मिनट। और इसको काउंट के जरिए मैं आपको समझाता हूं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूम लेती है। क्या? पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूम लेती है, मीन्स एक चक्कर पूर्ण कर लेती है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 360 को 24 से डिवाइड किया जाए तो कितना आंसर आएगा? 1 घंटे में घूम लेती है 15 डिग्री। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हम सबको पता है। और 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 60 मिनट का समय लगता है, यानी कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता होगा? 60 को 15 से डिवाइड किया जाए तो 4 मिनट का वक्त लगता है। अतः पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। अगला क्वेश्चन। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? कोई स्थान दोस्तों यह ग्रीनविच यानी कि 0 डिग्री देशांतर से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, यहाँ पर कोई स्थान है, तो यहाँ कितना समय अंतराल होगा? बहुत ही सिंपल सी बात है, मैंने आपको समझाया कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना वक्त लगता है? 4 मिनट का वक्त लगता है। और 20 डिग्री घूमने में कितना वक्त लगता होगा? तो 20 गुना 4 कर दिया जाए तो 80 मिनट का वक्त लगेगा। 80 मिनट बोले तो 1 घंटा और 20 मिनट, 1 घंटा और 20 मिनट का वक्त लगता होगा। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन बी,
1 घंटा 20 मिनट आगे होगा, पूर्व का हिस्सा है इसलिए। तो चलिए मैं यहां कुछ काउंट करके आपको समझाता हूं। सही आंसर है 1 घंटा 20 मिनट। कैसे आया कि 1 डिग्री देशांतर बोले तो 4 मिनट, यानी कि कोई स्थान यह 0 डिग्री देशांतर से 20 डिग्री पूर्व में है, तो 20 डिग्री देशांतर बोले तो 20 गुना 4 कर दिया जाए तो 80 मिनट का वक्त लगेगा, और 80 मिनट को घंटे में डिवाइड किया जाए तो 1 घंटा 20 मिनट का वक्त लगेगा। अर्थात अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तब उस स्थान पर दोपहर के 1:20 का समय होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस याम्योत्तर यानी कि भारत के किस देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसे माना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्व को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। किसे? 82.5 डिग्री पूर्व को। यहां पर देख सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्व को। तो यहां लिखा है 82.5 डिग्री पूर्व। यहां पर सही आंसर है ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री पूर्व को भारत का मानक समय माना जाता है। क्या सही आंसर है 82.5 डिग्री पूर्व? तो भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसीलिए यह आवश्यक था कि देश में मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। क्या हमारे भारत में दोस्तों यहां पर है गुजरात में द्वारिका और यहां पर है अरुणाचल प्रदेश, और दोनों के बीच का जो फासला है वो कितना है? तकरीबन 1 घंटे 45 मिनट का है। मान लीजिए कि यहां सूर्योदय होता है 6 बजे, तो यहां पर सूर्योदय कब होगा? यहां पर होगा 7:45 पर। तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, जिसे हम इस तरफ भी लिख सकते हैं, 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। दोस्तों यह फैक्टर से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि हमारी जो भारत की जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, और कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? तो सबसे पहले तो यह ग्रीनविच से हम पूर्व में है, यहां पर हम है पूर्व में, यहां पर ओके। तो हम पूर्व में है, यानी कि ग्रीनविच से पूर्व में होने का मतलब क्या है कि हम इससे आगे हैं। तो यहां पर दोपहर के 12 बजे होंगे, तो इसके 5.5 घंटे आगे हम होंगे, यानी कि हमारे यहां शाम के 5:30 बजे होंगे। तो भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? तो हम आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। तो सही आंसर आएगा 5 घंटा 30 मिनट आगे है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो सही आंसर ऑप्शन ए, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कैसे? तो भारत का मानक समय याम्योत्तर ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, अतः यहां का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। क्लियर? वीडियो कैसा लगा? और हमारा जो चैप्टर था द ग्लोब, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यह चैप्टर को भी हम खत्म करते हैं। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, आपकी समझ में सब कुछ बात आई है, तो एक लाइक करो और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करो। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।